नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सेक्शन कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है ई गवर्नेंस। ठीक है, तो इसका ई बुक ऑलरेडी तैयार किया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ई बुक से जो मेन सार निकल के आता है उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो चीज़ें विस्तृत लिखी गई हैं। इसमें विस्तृत का मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें यहाँ पे कहानी की तरह लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें शॉर्ट हो सकती हैं उसको मैंने साइड में लिख दिया है, ताकि वीडियो छोटा रहे और आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, कम टाइम में। बाकी वीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, वीपीओ का कंप्लीट बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपका कंप्यूटर सेक्शन, यूपी स्पेशल और संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया जा रहा है। ओलंपियन बैच से जुड़ने के लिए जो कमेंट सेक्शन है, उसमें जो पिन कमेंट है उसको आप सभी लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस होता क्या है। ई गवर्नेंस को जहाँ पे ये ई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। तो अगर एग्जाम में इजी प्रश्न बनाना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ई का मतलब पूछ लेगा, तो आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल भी दे सकता है, या कुछ और ऐसा शब्द लिख देगा वहाँ पे। आप जल्दी में हड़बड़ा के हो सकता है गलती कर दें, लेकिन इसका जो मेन शब्द है, कोर शब्द है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। इसका आप याद रखना, इलेक्ट्रिकल मत लगा देना। ठीक है, आसान प्रश्न में ये डाल सकता है। देखिए, होता क्या है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सरकार की जो योजनाएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उसको आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया है, इसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, तो सरकार द्वारा जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, कोई लाभ, कोई योजना आता है, तो उसको गांव तक या फिर अंतिम अंतिम व्यक्ति तक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटलाइजेशन का यूज करके पहुंचाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद में ये डिमांड में क्यों हुई, इसको समझ लेते हैं। तो डिमांड में इसलिए है क्योंकि पहले के जो शासन प्रक्रिया का क्रियान्वयन हुआ करता था, वो काफ़ी टफ हुआ करता था। आपको पता होगा, एक सेकंड इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, बाकी अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट बैच से जुड़ने के लिए, वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये शासन पद्धति जो थी पहले की, वो काफ़ी टफ हुआ करती थी। जैसे कोई फाइल, अगर आपको याद होगा, जब आप कभी कोई फाइल वगैरह निकालने गए होंगे, ठीक है, किसी थाने वगैरह में या किसी ऑफिस में, तो फाइलें क्या होती हैं, एक के ऊपर रख दी जाती हैं और इनको खोजने में भी टाइम लगता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इनको खोजने में ही टाइम लगता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसको पाने के लिए इसका जो डिजिटलाइजेशन है वो कर दिया गया, यानी कि फाइलों का जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में करके कंप्यूटर में सेव कर दिया गया। अब आप पर्टिकुलर नंबर डालेंगे और उस व्यक्ति की फाइल सामने आपके होगी। तो ये क्या है, ये आसानी हो गया। तो ये शासन प्रक्रिया जो जटिल हुआ करता था उसको आसान कर दिया, इसलिए डिमांड में है। और नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं, भाई नागरिक गवर्नमेंट को चुनता है, चुनाव में वोट देता है, तो इनकी अपेक्षाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जैसे ग्राम में अगर हम बात करें, गाँव में, तो सड़क सुविधा इनकी बेसिक नीड हो गई है। ठीक है, गांव में सड़कों का विकास, शिक्षा पे विकास। ठीक है, लोग जो पलायन करते हैं गांव से शहर की तरफ जाते हैं, ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए गांव में भी लोगों की जो आशाएं हैं वो सरकार से बढ़ रही हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं, कार्य बढ़ रहा है। तो ये कार्य जो है, ये सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो हम लोग फिजिकल कार्य करते हैं उससे संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है ये डिमांड में है, और ई गवर्नेंस इसलिए काफ़ी लाभकारी साबित सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आपको देनी है। ये जो कंप्यूटर का वीडियो क्लास हो रहा है, ये एक डेमो क्लास है। ठीक है, ये एक तरह से डेमो क्लास है। रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था पे हमारा पूरा फोकस है, टाइम बहुत कम मिलता है। तो 3-4 दिन में, 5 दिन में, अल्टरनेट डेज पे कभी भी जैसा मुझे टाइम मिलता है, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा। कंटेंट जो है ये आपको 2 दिन में, 3 दिन में एक टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का जो टॉपिक है वो ज़्यादा है, और उसके लिए मैं काफ़ी डेडिकेटेड हूँ। वहाँ पर मुझे वीडियो भी देना है, कंटेंट भी देना है, एमसीक्यू टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करना है पंचायती राज व्यवस्था में। तो उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं इसका भी वीडियो पर डे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालूँ, ये संभव नहीं है। तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का आपको ई बुक की गारंटी ली जा रही है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसकी गारंटी ली जा रही है कि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। बाकी वीडियो जो है आपको समय जब मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा। कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। बस ये है कि थोड़ा सा यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का जो फ्रीक्वेंसी है ये थोड़ी सी कम रहेगी, और पंचायती राज व्यवस्था की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए,
इसका जो उद्देश्य है ई गवर्नेंस का, इसको देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है आप देख सकते हैं कि बेहतर सुविधा प्रदान करना है, पारदर्शिता है, मतलब घूसपात वगैरह ना चले, शासन दक्षता में सुधार, इफिशियंसी जो शासन की कार्यक्षमता है इसमें सुधार, जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब ये है कि जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट की भी जवाबदेही नहीं बनती है कि आपका पेमेंट कहीं गलत जगह पे हो गया है। वैसे जब आप देने जाते हो बिजली का बिल वगैरह और कुछ फॉर्म वगैरह डालते हो, आपसे 100-200 लिया जाता है, तो आपको डाउट भी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं घूस के फॉर्म में लिया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाती है, आपका जो पेमेंट है वो सही जगह पे पहुंच गया होता है। तो ये है, इसके माध्यम से कुछ उद्देश्य हैं, ये सारी चीज़ें उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ई गवर्नेंस लाया गया है। ठीक है, देखिए इसके बाद में राज्य को आधुनिक कैसे बनाएं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछ सकता है कि आजकल डिजिटल के टाइम में, डिजिटल काल में हम राज्य को आधुनिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो राज्य को आधुनिक हम बना सकते हैं 2-3 चीज़ों का यूज करके, जिसमें आईसीटी का उपयोग है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम राज्य को आधुनिक बना सकते हैं। आईएमएस के लिए डेटा रिपोजिटरी तैयार करके, आईएमएस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, फाइनली इसका जो फुल फॉर्म बनेगा वो आईएमएस, ठीक है, या एमआईएस बोल सकते हो। इसके लिए रिपोजिटरी निर्माण करके, इसके बाद में जो रिकॉर्ड वगैरह है, जैसे आपको पता होगा तहसील पे बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े होते हैं, इनका कंप्यूटरीकरण करके, ठीक है, जो भूमि का रिकॉर्ड होता है, लैंड रिकॉर्ड होता है, और भी कई सारे जो रिकॉर्ड होते हैं उनका कंप्यूटरीकरण करके जो है राज्य को आधुनिक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं ई गवर्नेंस के अलावा, ई गवर्नेंस में, ठीक है, तो ई सेवा होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेवा जिसको हम बोल सकते हैं। ई गवर्नेंस हो गया, ई लोकतंत्र हो गया, मतलब जो राज्यसभा, लोकसभा और जो योजना वगैरह है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको भी हम, उसका भी डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, तो वो ई गवर्नेंस हो गया। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपका ई गवर्नेंस के डेफिनेशन को कवर करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में ई गवर्नेंस। भारत में ई गवर्नेंस की जो उत्पत्ति है, ये चुनाव और जनगणना, कर वगैरह, जो टैक्स वगैरह है, इनके आदि का जो डेटा है, इसको इसका प्रबंधन करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, बेसिक यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगर हम प्रारंभिक कदम की बात करते हैं तो 1970 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1970 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई थी। इसके बाद में 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में कंप्यूटरीकरण हुआ था। बहुत अच्छे लेवल पर ये कार्य सफल रहा था। 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अंतर्गत ये चीज़ शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद में 1987 में NIC-NET की स्थापना की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या है, एक तरह से राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेट है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है NIC-NET, राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। इसका आप ध्यान रखेंगे। चीज़ों को बहुत शॉर्ट में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जब आप कोर्स को बाय करेंगे तो ई बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में आप देख सकते हैं, कॉलम वगैरह बना के बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, यहीं से मैंने सार लिया है। वीडियो को मुझे आपको शो करना है, दिखाना है कि हाँ कंटेंट का लेवल क्या है। इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए फटाफट मैं चल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 2006 में। तो 2006 में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की स्थापना की गई थी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को बनाया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं NEGP यानी कि राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना के अंतर्गत जो विभिन्न पहलें हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये भी एक पहल है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। जितने भी जो बड़ी पहल है, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, डिजिटल लॉकर हो गया, पे गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया, MyGovernment.in वेबसाइट हो गया, भूमि कंप्यूटरीकरण हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो ई गवर्नेंस के स्तंभ कौन कौन से हैं। ठीक है, किन पर ये टिका हुआ है, मतलब लेन देन जो कार्य प्रणाली है, सिस्टम है, ये किन के बीच में होता है, किन पर ये टिका हुआ है, तो इसके 4 स्तंभ हैं। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ हैं, आप मार्क करेंगे 4 स्तंभ हैं। ठीक है, कौन कौन से स्तंभ हैं, लोग, ठीक है, इसके बाद में प्रक्रिया, इसके बाद में प्रौद्योगिकी, इसके बाद में संसाधन। ई गवर्नेंस सिस्टम प्रोसीड होने के लिए लोग चाहिए, लोग होंगे तभी सरकार से लाभ योजना आएगी, उनको मिलेगा। प्रक्रिया होता है, पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट से निकल के जो है योजनाएं आती हैं, पूरी उसकी एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद में प्रौद्योगिकी, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इनमें। इसके बाद में संसाधन, ठीक है, कौन कौन से संसाधन, जैसे रुपया पैसा हो गया भाई,
ऐप बनाने में क्या लगता है? पैसा लगता है, ठीक है, लोग लगते हैं, मेहनत लगती है, तो ये सारी चीज़ें संसाधन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो 4 स्तंभ हैं, ठीक है, लोग हैं, पीपल, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। तो ये आप याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कितने स्तंभ हैं, तो 4 स्तंभ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 4 स्तंभ के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका वो छांटना होगा। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 लोग आते हैं, ठीक है, या कौन से लोग आते हैं या कौन से लोग नहीं आते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट के स्तंभ से प्रश्न पूछ सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इस टॉपिक के अंतर्गत, ई गवर्नेंस के अंतर्गत। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपको जानना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसमें ई गवर्नेंस की सहभागिता प्रकार है, ठीक है। सहभागिता प्रकार मतलब कितने तरह के लोग ई गवर्नेंस से सुविधा लेते हैं या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जो सुविधाएं देती है वो किन किन लोगों को देती है, किन किन लोगों को लाभ मिलता है, कैसे लाभ मिलता है, ये चीज़ आपको जानना है। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है और इसका शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो काम होता है उसको G2G बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में होता है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू कस्टमर, जो काम होता है, प्रक्रिया होती है, चीज़ें, सुविधाएं, योजनाएं आती हैं, उसको गवर्नमेंट टू कस्टमर यानी कि लोग बोल सकते हो। जैसे ग्राम में लोग रहते हैं, उन तक सुविधाएं कैसे पहुंचती हैं, लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचती हैं, ये क्या हो गया, ये G2C हो गया, ठीक है। एक सेकंड, सिटीजन बोलेंगे, वही मैं सोच रहा हूँ, कस्टमर नहीं होगा यहाँ पे, सिटीजन होगा, ठीक है। तो G2C में क्या होता है, सरकार और नागरिकों बीच में जो सुविधाएं होती हैं, आदान प्रदान होता है, ये G2C के अंतर्गत होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो G2B का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट और व्यवसाय के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो G2B के अंतर्गत होता है। इसमें आपका जो लाइसेंस वगैरह हो गया या फिर खरीद हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर वगैरह हो गया। इसके बाद में परमिट की कहीं से लेना है, कोई फॉर्म वगैरह बनवाना है, कोई परमिट लेना है गवर्नमेंट से। इसके बाद में बिजनेस के अंतर्गत जो राजस्व संग्रह होता है, ये सारी चीज़ें G2B के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, विभिन्न सरकारी संस्थाओं में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है योजनाओं का या पैसे का या फिर किसी लाभ का, वो G2E के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस तरह के बातचीत सरकार के भीतर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच में, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो एजेंसियां होती हैं, इनके बीच में जो आदान प्रदान होता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो एजेंसियों के लोग होते हैं, इनमें लाभों का आदान प्रदान G2E के अंतर्गत आता है, ठीक है। एम्प्लॉय को लाभ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है, ये सहभागिता है, और ये क्या है, ये स्तंभ है। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम गवर्नमेंट ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसमें आंकड़े जो है, उपलब्धता, आंकड़ों की जो उपलब्धता है, ये आसानी से आंकड़े इसमें उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, आप कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह उसको डालते ही आपके फॉर्म का डिटेल आपको मिल जाता है। यही क्या है, यही आंकड़े उपलब्धता है। वैसे आप थाने में जाते थे, कोई फाइल, कोई कुछ सर्च करने में, कोई फाइल वगैरह सर्च करने में आपको टाइम लगता था, 100-200 चपरासी को भी देना होता है। तो ये चीज़ अब ऐसा नहीं है, एक फाइल, एक्सेल स्प्रेडशीट, सारी चीज़ें तैयार करके उसमें सब कुछ डाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में योजनाएं, नीतियाँ, विश्लेषण आसानी से हम कर सकते हैं। कॉमन डेटा तैयार किया जाता है। कॉमन डेटा तैयार करने का मतलब कुछ इस तरह से है कि राज्यों का जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या होता है, इसको हम लोग रैंक कर सकते हैं, कौन सा राज्य फर्स्ट पे, कौन सा राज्य सेकंड पे, कौन सा राज्य थर्ड पे। इस तरह से रैंकिंग वगैरह में भी डेटा कॉमन डेटा से आसानी हो जाती है। जनता और सरकार के बीच में जो पारदर्शिता है, ये हो जाता है। ये सब क्या है, ये सब ई गवर्नेंस के लाभ हैं, ठीक है। चुनौतियों में अगर हम बात करें तो अवसंरचना हो गया, लागत हो गया, गोपनीयता और सुरक्षा हो गया। अवसंरचना का मतलब होता है जो संरचना, ये इसका भी थोड़ा संरचना क्या होता है, बृहद स्तर पर हो जाता है। लागत में इसमें पैसे बहुत लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, चीज़ों को संभालने में, चीज़ों को डेटा, जैसे जो डेटा हम लोग इंटरनेट पे सेव करते हैं, मेमोरी वगैरह सेव रहती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लागत आता है। तो अवसंरचना हो गया, ये भी चुनौती है, ठीक है। लागत हो गया। इसके बाद में डेटा ब्रीच होने की संभावना रहती है। जैसे आप जब मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे वो परमिशन आपसे मांगता है, तो आपके जो डेटाज हैं, प्राइवेट डेटाज हैं, उसको भी वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जो आपकी गोपनीयता है वो ब्रीच हो सकती है। गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी आपके फ़ोन से या आपके बारे में निकाल सकती है, ठीक है। ये होता है। अब इसमें जो सुझाव वगैरह है, इसको आप देख लेते हैं, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि ई बुक का फॉर्मेट क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इसमें जो सुझाव है, ई गवर्नेंस से संबंधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से हम जो इसमें गड़बड़ी आ रही है, उसकी जो लागत वगैरह है, जो बढ़ जाता है, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो एक क्लाउड है, मेघराज, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मेघराज क्या है। तो मेघराज क्या है, एक GI क्लाउड है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, फेमस क्लाउड है, इसलिए इसका नाम एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मेघराज क्या है, एक तरह से GI क्लाउड है। इसके बाद में GI
क्लाउड क्या होता है, जैसे आप ब्राउज़र में जाते हो, चीज़ों को एक्सेस करते हो, चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं, जो आपकी मेमोरी वगैरह होती है, जो यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह होते हैं, ये सब आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो सब क्या होता है, क्लाउड पे सेव रहता है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई गवर्नेंस भाषा जैसे विविधता, आपको पता होगा कि भारत जो है विविधता वाला राज्य है, कई जगह पे क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं, तो हर एक एप्लीकेशन पे, हर एक जगह पे उनके अनुसार, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके अनुसार भाषाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, ताकि वो सब लोग समझ पाएँ। ये सब होना चाहिए, तब जाके चीज़ों को हम सफल बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपकी जानकारी के लिए देखिए, यहाँ पे जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो कि आपका डिजिटल के माध्यम से चीज़ों को आप संपन्न कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल हो गया। ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आप डिजिटल के माध्यम से बनवा सकते हो, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप अपने लिए, अपने यूज़ के लिए आगे चल के, जैसे आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता कार्ड, खतौनी, न्यायालय, टिकट बुकिंग, रेल टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, मनरेगा वाला जो कार्यक्रम है, ठीक है। इसके बाद में आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं, डिजिटल लॉकर भी आपके लिए है। तो ये सब क्या है, इन सारी सुविधाओं का आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जब आप यहाँ पे बुक वगैरह बाय करेंगे, ई बुक हमारा जो ये सिस्टम है इसको पूरा बाय करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल से मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक मोड में इस वीडियो को कवर किया है। बाकी अगर आप लोग कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को भी बाय करना चाहते हो, जो जूनियर असिस्टेंट के लोग हैं वो स्पेशली इसको ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।